प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता बरकरार। वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने आंकड़े किए जारी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बने विश्व के लोकप्रिय नेता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दूसरे नंबर पर, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 9वें स्थान पर रहे। न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने दर्ज किया फेरा के तहत मामला। दिल्ली में 2 स्थानों पर एजेंसी कर रही है छापेमारी। ईडी पहले से ही मामले की कर रही है छानबीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। साथ ही स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ करेंगी संवाद। भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में होगी द्विपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक में लिया हिस्सा। कहा, हिंद महासागर समुदाय को विकसित करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक 1800 से ज्यादा की मौत। इजरायल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की कही बात। वहीं यूरोपीय संघ ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का किया विरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूर्ण समर्थन का किया आश्वासन। आईसीसी विश्व कप में आज भारत की अफगानिस्तान से होगी भिड़ंत। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली टीम इंडिया जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता बन गए हैं। वैश्विक सर्वेक्षण करने वाली कंपनी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग के साथ सूची में टॉप पर हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 77% के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 39% रेटिंग के साथ 9वें स्थान पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ऋषि सुनक को 27% की रेटिंग मिली है। और न्यूज क्लिक मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई फिलहाल दिल्ली में 2 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के यहां पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। ये छापे न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के घर और ऑफिस पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी दिल्ली के थाना हौज काज इलाके के बल्ली मारान में एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कई अन्य स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। एनआईए की छापेमारी दिल्ली एनसीआर के अलावा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और तमिलनाडु में भी चल रही है। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को लेकर की गई है। इस संगठन को बैन किए साल भर हो चुके हैं। इसके बावजूद इसके कई सदस्य अंडरग्राउंड होकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 साल में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के कई राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर एनआईए की रेड हो चुकी है और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मुंबई के विक्रोली इलाके में 7-11 ट्रेन बम धमाकों के बरी किए गए आरोपी वाहिद शेख के घर पर एनआईए की छापेमारी जारी है। इन धमाकों ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस धमाके में 189 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 824 लोग घायल हो गए थे। इस घटना को 17 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में अब फिर से सुनवाई की जाएगी। इस मामले में महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने जांच की थी और इंडियन मुजाहिदीन के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्रीनगर पहुंचने पर राष्ट्रपति की राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर अगवानी की। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन में स्थानीय जनजातीय समूहों और महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ भी संवाद करेंगी। वो राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को श्री माता वैष्णो देवी भी जाएंगी, जहां वो पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। इसके साथ ही वित्त मंत्री कई अन्य बैठकों में भी हिस्सा लेंगी। ये बैठकें आज से 15 अक्टूबर तक मोरक्को के माराकेच में आयोजित हो रही हैं। इन वार्षिक बैठकों में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भी भाग लेंगे। निर्मला सीतारमण के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी मोरक्को पहुंचा है, जिसमें वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी शामिल हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी है। सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित लीडर्स समिट में अपनाई गई अग्रणी घोषणा के बाद P20 शिखर सम्मेलन में G20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के अध्यक्षों, विधायिकाओं के प्रमुख संसदों में प्रभावी ढंग से वैश्विक शासन को आगे बढ़ाने, शासन में संसदीय परिप्रेक्ष्य, चुनौतियां और उनके समाधान की दिशा में भी विचार विमर्श करेंगे। कोरिया गणराज्य का प्रतिनिधिमंडल भी आज दिल्ली पहुंचा। नई दिल्ली लीडर्स समिट में G20 समूह में स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने के बाद पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष डॉक्टर आशेबिर वेल्डे गियोर्गिस गायो पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। मैक्सिको की सीनेट अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंची और P20 सम्मेलन शुक्रवार से नई दिल्ली में आरंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 9वें P20 सम्मेलन की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया है। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता और भव्यता को दुनिया ने देखा और सराहा। अब दिल्ली के द्वारका में IICC यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट 20 का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर को PM मोदी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों के दौरान सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के लिए एजेंडा 2030, उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना, सतत ऊर्जा परिवर्तन, हरित भविष्य के प्रवेश द्वार, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के साथ सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषय पर चर्चा होगी। इन सत्रों में इस बात पर खास तौर पर विचार विमर्श होगा कि G20 सदस्यों और अतिथि देशों की संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है। शिखर सम्मेलन का आयोजन साझा बयान के साथ होगा, जिसमें G20 सरकारों में समानता, समावेशिता और शांति के आधार पर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान का आग्रह किया जाएगा। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करे, सार्थक संवाद करे, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एशियन खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुनते हैं खिलाड़ियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही।
वालों से लेके नॉन मेडल तक, फिजियो से लेके कोचेस तक, सपोर्ट से लेके आगे फ्यूचर तक, एक एक वर्ड्स को ऐसे पकड़ा, मतलब आधे पौने घंटे में ऐसा लगा ही नहीं कि टाइम कहाँ बीत गया। और रियलिटी में ये बहुत ट्रू है, जस्ट लाइक अ पेरेंट्स जो हर एक अपने बच्चे के बारे में जानते हैं, मोदी सर सेम वैसा करें। It was really heartwarming for the speech that Sir gave us, and the fact that women have won almost half the medals was really, really enlightening. So more women power to us, and we hope by the next Asian Games we could also cross this mark and get more medals for our country. It feels so good that the leader of the country is here to felicitate us and is here to motivate us with his words and with his promises in the future. आज मोदी जी की स्पीच सुन के बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में या युवा के बारे में इतनी ज़्यादा बातें की और आने वाला फ्यूचर इंडिया का बताया, तो मुझे आशा है कि नेक्स्ट ईयर जो पेरिस ओलंपिक्स होंगे और हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि हम बाहर इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो उनकी एक बात मुझे बहुत याद आती है कि जब उन्होंने उरी अटैक के वक्त कहा था कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसता भी है और मारता भी है, तो वही दिमाग में रख के हम जाते हैं। सबसे अच्छा चीज़ यही की है कि आगे पेरिस तक जितना भी सपोर्ट है, जितना भी आप लोग क्या चाहते हो वो देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। तो एक तरफ से प्लेयर्स के लिए ज़्यादा मोटिवेशन है। बहुत प्लेयर्स, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी बाहर जाके ट्रेनिंग करना चाहता है, अच्छा कोचेस के अंदर ट्रेनिंग करना चाहता है, तो वो लोग के लिए एक ऑप्शन है ये। तो डेफिनेटली एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। And it was really inspiring to have our Honourable Prime Minister speak to all of us and spend so much time. His message was extremely inspiring, and it's definitely something that I'm going to take with me, and I'm going to further his message to everyone that I come across. So I'm very grateful for the whole experience. मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो खेलो इंडिया स्कीम्स और टॉप्स की स्कीम्स है वो खिलाड़ियों को उन्होंने काफ़ी बूस्ट किया है, और मैं खुद खेलो इंडिया स्कीम से ही आया हूँ। He talked about a drug-free India. I think it's a wonderful initiative because all the athletes have this platform where they can actually motivate the youngsters. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से मुझे लगता है शायद स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और हम उम्मीद करते हैं सर हमें ऐसे ही इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हम भी इसी तरह मेडल देते रहेंगे। Vision that he has for the sports in the country, I think we'll take it to much greater heights in the future. So it was really eye-opening to see his vision, and I hope that we can live up to his expectations in the coming years. As a athlete हमें ये रहता है कि कंट्री के लिए कुछ करें, और हमारे पेरेंट्स सबको बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद हमें मोदी सर बुलाते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं, तो स्पेशली यंग एथलीट्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि इससे इंस्पायर होते हैं और आगे और भी अच्छा करने का सोचते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज आकाशवाणी के रंग भवन में कृषि ट्रिश और बाल्टी बॉय भारत हैं हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च किया। ये सीरीज दूरदर्शन के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो पर भी स्ट्रीम की जाएगी। इसे 15 अक्टूबर से हर रविवार सुबह 11 बजे दिखाया जाएगा। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हम इस एनिमेशन सीरीज को लेकर देश भर में जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉयज के भारत है हम इस एनिमेशन सीरीज को लेकर भी देश भर में जागरूकता अभियान करें, और हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में जब पार्लियामेंट सेशन होगा तो पार्लियामेंट के MPs को बुलाकर भी हम उस एनिमेशन सीरीज को दिखाएंगे ताकि वो भी अपने क्षेत्रों में इसकी जानकारी दे सकें। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि इस सीरियल को 12 भारतीय भाषा सहित कुल 19 भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा, जिसमें कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। जो कि हमारे मंत्रालय की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहा है। नहीं तो CBC का काम केवल एडवर्टाइजमेंट देना है, और हम आज पहली बार ऐसा कोई सीरियल बना रहे हैं जिससे हमारे को रेवेन्यू वापस आता है। एक कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहे हैं देश के लिए कि एक सीरियल बने जो कि बच्चों तक जाए, आज़ादी का अमृत महोत्सव में जाए, और इस सीरियल को 12 भारतीय भाषाओं में और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी इसका जो है पूरा इसका डबिंग होगी, और पूरे विश्व में इसको देखा जाएगा। इस मौके पर स्कूल के कई छात्र भी मौजूद थे। इस तरह की एनिमेशन सीरीज पर छात्र छात्राओं ने खुशी जताई।
ये जो पुरस्कारी थे ना, तो इनको हमारे स्पाइसेस चाहिए थे। इन्होंने हमसे दोस्ती की और फिर हमें धोखा दे दिया। इनको हमारा पूरा राज्य चाहिए था, सब चाहिए था। तो रानी अब्बक्का ने उनसे कंटिन्यूस 4 दिनों तक लड़ाई की। रानी अब्बक्का के बाद उनकी जो 2 बेटियां थे, उन्होंने भी उनसे बहुत होशियारी से लड़ाई की और अपने राज्य को भी बचाया। बहुत अच्छा लगा, पूरा नॉलेजेबल है और साथ में कार्टून भी है इसमें। आज के इस कार्यक्रम में हमने देखा कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को बचाने के लिए फिरंगियों से विद्रोह किया। और साथ ही साथ आज हमने एक एपिसोड भी देखा जिसमें हमने देखा कि रानी अब्बक्का ने अपने राज्य को बचाने के लिए पुर्तगालियों से विरोध किया। आप सभी इस एपिसोड को हर रविवार दूरदर्शन, अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और हमारे भारत के इतिहास की जानकारी पा सकते हैं। लाल की जो रानी थी वो बहुत अच्छे से पोर्टुगीज़ जो आर्मी थी उनसे लड़ी थी और बहुत अच्छा लगा देखकर कि हम लोग संडे को हमेशा देखेंगे हम दूरदर्शन या फिर नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम वीडियो पे। ये शो हमारे लिए बहुत इंस्पायर है, हम सबको ये शो देखना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे सारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे लिए जो भी किया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमें अपने भारत के सेनानियों के बारे में पता चलेगा। ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। हम अपने पुराना इतिहास देख सकते हैं उसमें। सबसे अच्छा तो मुझे उन तीनों क्रिश और बाल्टी बैन की बहुत अच्छी जोड़ी लगी, जिससे हम बहुत सारा सीख पा रहे हैं और हम पुराने इतिहास को अच्छे से जान पा रहे हैं। क्रिश और बाल्टी बॉय बहुत ही अच्छा वो एनिमेशन है। इससे हमको बहुत अच्छी पास्ट की सीख मिलती है और बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच आज कोलंबो में द्विपक्षीय वार्ता होगी। 23वीं IORA मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत द्वारा उपाध्यक्ष की भूमिका ग्रहण करने पर उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत का प्रयास एक ऐसे हिंद महासागर समुदाय को विकसित करना है जो कि स्थिर और समृद्ध हो, मजबूत और लचीला हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद महासागर बनाए रखना बेहद अहम है। The message of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family, which can be a binding force to bring IORA member states together. Excellencies, as the Vice Chair and a member of the Troika, India's priorities are clear. It is our effort to develop an Indian Ocean community that is stable and prosperous, strong and resilient, and which is able to cooperate closely within and to respond to happenings beyond the ocean. It is thus important to maintain the Indian Ocean as a free, open and inclusive space based on the UN Convention of the Law of Seas, UNCLOS, as the constitution of the seas. इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 5वां दिन है। इस संघर्ष में दोनों पक्षों की ओर से अब तक 1800 से अधिक लोग मारे गए हैं। इजराइल में 1000 से ज्यादा तो वहीं हमास में 800 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने गाजा सीमा क्षेत्रों को हमास से वापस लेने की बात कही है। इस बीच इजराइल की वायुसेना ने बताया है कि हमास के आतंकवादी हमले के बाद वो विदेशों में तैनात अपने सैनिकों को युद्ध में शामिल होने के लिए स्वदेश ले आई है। वायुसेना के अनुसार
उसके मालवाहक विमान विदेशों से सैकड़ों इजरायली सैनिकों को वापस लाए हैं। इजरायल ने अपने 3 लाख पूर्व सैनिकों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुला लिया है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी से अब तक 1,87,000 से हजार लोग विस्थापित हो चुके हैं। ये संख्या और भी बढ़ने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि 1,37,000 लोग संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग के राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार विषय पर न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यूएन महासभा अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर परिवार के पास जिस तरह से अपनी समर्थन प्रणाली है, वैसे ही हमें भी एक साथ मिलकर एक वैश्विक समर्थन प्रणाली का निर्माण करने की जरूरत है। उन्होंने भारत की G20 समूह की अध्यक्षता का उल्लेख किया, जिसके जरिए एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य का संदेश गुंजायमान हुआ। महासभा अध्यक्ष ने कहा कि इस थीम के तहत भारत ने ध्यान दिलाया कि हम दुनिया, जिसे हम अपना घर बुलाते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व और आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक विश्व एक कुटुंब पर केंद्रित इस सम्मेलन की थीम एकजुटता और एकता के सिद्धांतों के अनुरूप है, लेकिन मध्य पूर्व में भड़की हिंसा और बड़ी संख्या में मासूम लोगों की मौतें किसी भी प्रकार से एक विश्व एक कुटुंब और एकता और एकजुटता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। India's recent G20 presidency, centered around the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, marked a historic milestone and echoed the message of one earth, one family, one future. It was under this theme that India has reminded us of the one very singular world that we call home, and of our responsibility, nay, of the necessity to protect it. और आईसीसी विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। दिल्ली में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की नज़र जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान की टीम अभी तक वनडे में भारत को हराने में नाकाम रही है। 19वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक के साथ एक बार फिर से देश का मान बढ़ाकर लौटे सूबेदार नीरज चोपड़ा की निगाहें अब पेरिस ओलंपिक्स पर हैं। नीरज का कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस में फौज का एक बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भारतीय सेना के चीन से लौटे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नीरज चोपड़ा से दिल्ली में खास बातचीत की। एक बार फिर से नीरज चोपड़ा ने देश का मान बढ़ाया। ओलंपिक के बाद एशियाड में भी गोल्ड मेडल जीता। मेरे साथ हैं सूबेदार नीरज चोपड़ा। आपने लगातार देश का मान बढ़ाया और उम्मीदें बढ़ती चली जा रही है। अब पेरिस पे भी नज़र है, कैसी है तैयारी? जी बिल्कुल, तैयारी तो अभी करेंगे शुरू, और हमेशा अच्छा लगता है। उम्मीद बढ़ती है लोगों की और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और ज़्यादा हम फोकस्ड होकर मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता है। तो बिल्कुल हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है जब भी कंट्री के लिए जीतते हैं और लोग हमसे और उम्मीद करते हैं। लोग आपको एक एथलीट, एक चैंपियन एथलीट के तौर पे जानते हैं, लेकिन आप सूबेदार भी हैं भारतीय फ़ौज में, तो फ़ौज का कितना बड़ा योगदान रहा है? बिल्कुल, फ़ौज का सिर्फ मेरे जर्नी में नहीं, मैं बोलता हूँ कि जो भी आर्मी जो ऑल ओवर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है और जैसे खिलाड़ियों की हेल्प करती है, और ना केवल जो खिलाड़ी अच्छा करके फिर फौज ज्वाइन करते हैं, जैसे मैंने वर्ल्ड जूनियर में गोल्ड जीत के उसके बाद आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जैसे अविनाश है या और भी मिल्खा सिंह जी रहे हैं जो नॉर्मल भर्ती हुए थे, लेकिन आर्मी ने उनको ज़बरदस्त खिलाड़ी बनाने में काम किया, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आर्मी की। अच्छा नीरज, ये बताइए कि मैं देख रहा था कि आपने कैसे सपोर्ट किया जैना को और सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया, तो ये कितनी अच्छी बात थी कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आप अपने जूनियर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी आके आपसे हाथ मिला रहा है। नहीं, जूनियर तो क्या, सब साथ का लड़का है और बहुत ही अच्छा लड़का है जैना, और ऐसे कुछ भी अगर लगे हमको कि कुछ डिसीजन वो ख़राब ले रहे हैं हमारे एथलीट के लिए, तो हमको खड़ा होना चाहिए। तो वही जितना मेरे से हो पाया मैंने वहाँ पे कोशिश की करूँ मैं।
अच्छा नीरज, ये बताइए कि जैसे पाकिस्तान से हमारा ही राइवलरी रही है, लेकिन वो लोग भी आके आपसे हाथ मिलाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एक फ़ौजी से हाथ मिलाते हैं, तो वो आपके लिए कितने बड़ी गर्व की बात होती है? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे जब हम खेलते हैं तो एक खिलाड़ी के रूप में खेलते हैं, और चाहे कोई भी कंट्री का एथलीट हो, वो हमेशा से रिस्पेक्ट देता है, और हमको भी बदले में रिस्पेक्ट देनी ज़रूरी है। तो हमेशा वो गेम स्पोर्ट्स वही सिखाता है कि आपस में मिलजुल के खेलें, और जब हम खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे के राइवल होते हैं, फिर हम एक दूसरे को पुश करते हैं और ज़्यादा बेटर करने के लिए। आर्मी के 20 जनों ने मेडल जीता है, 40% कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार 100 पार में, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है? बहुत ही अच्छी बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर सपोर्ट्स की बात की जाए आर्मी की तरफ से, तो हमेशा ही बहुत बड़ा योगदान रहता है आर्मी का। तो बिल्कुल ऐसे ही कोशिश यही करेंगे कि आर्मी की तरफ से ऐसे ही कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। बिल्कुल हमारे जवान्स का जो काम होता है वो उसको दिल से निभाते हैं, और अपना बिल्कुल इतना ज़्यादा रिस्क लेके हमारी कंट्री की सेवा कर रहे हैं। और हमारा खिलाड़ी होने के नाते, और जो भी काम है वो हम अपनी तरफ से जितने मेडल जीत सकते हैं, और जितना स्पोर्ट्स फील्ड में तिरंगे को ऊपर लेके जा सकते हैं, वो हम अपना पूरा मेहनत करते रहेंगे। नीरज, आखिरी सवाल, पेरिस के लिए आपका क्या रहेगा? 90 क्रॉस करने की पूरी कोशिश? वो तो बिल्कुल, वो तो कहीं पे भी हो जाए, वो तो अच्छी बात रहेगी, पर पेरिस के लिए मैं ये ज़रूर है कि अपनी बेस्ट तैयारी करके जाऊंगा आज तक की। तो ये है सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिनका ये कहना है कि फ़ौज हमेशा से इंस्पिरेशन रही है और देश का मान ये बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।